नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों चलिए, जहां हमने कल यह टॉपिक छोड़ा था वहीं से आज शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी यह जो है प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 125 प्रश्नों का यह जो सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज, इसमें हमने कल जूलॉजी के 63 क्वेश्चन करा दिया और आज होने वाले हैं 62 क्वेश्चन, और वो भी टोटल बॉटनी के। अगर आपने पहला लेक्चर हमारा नहीं देखा तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे रखा हूं, वो आप पहले लेक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज देख लिया जाए कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि एक बार आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके और आप भी फाइट में आ सकें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल नेम हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, यानी ज्यादा से ज्यादा जो वानस्पतिक नाम हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं, किस भाषा से उत्पन्न हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा जो वानस्पतिक नाम है, जैसे टमाटर हो गया, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम हो गया, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, आलू हो गया, तो इनका जो नाम है किस भाषा से ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हुए हैं। कह रहा है जर्मन भाषा है कि ग्रीक भाषा है कि लैटिन भाषा है कि स्पेनिश भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, कौन सी भाषा से है ज्यादा से ज्यादा, कौन सी भाषा है, लैटिन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि हु इज द फादर ऑफ बॉटनी एंड टैक्सोनॉमी, यानी बॉटनी के पिता कौन है और टैक्सोनॉमी के पिता कौन है। एक प्रश्न में 2 प्रश्न रख दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, निराश होने की कोई बात नहीं है। कह रहा है कि बॉटनी के पिता, आप जानते हैं कि बॉटनी के पिता कौन है। कह रहा है डार्विन है कि लिनियस है, अरिस्टोटल की जॉन रे, डार्विन एंड जॉन रे, थियोफ्रास्टस एंड लिनियस। तो जानते हैं कि बॉटनी के पिता कौन है, थियोफ्रास्टस हैं। कौन है मेरे भाई, ये हैं थियोफ्रास्टस हैं। और इसके टैक्सोनॉमी के पिता कौन है, वो है लिनियस। कौन है मेरे दोस्त, वो है लिनियस। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखिए जरा 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए 3 नंबर में। अब यहां कह रहा है 3 नंबर के क्वेश्चन में, थोड़ा सा इसको और ऊपर करना पड़ेगा, ये नहीं तो भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्त, कह रहा है कि ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन, यानी जो बैक्टीरिया में कंजुगेशन की क्रिया होती है। देखिए बैक्टीरिया में जो जन्म की क्रिया होती है, आप जानते हैं ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन 3 प्रोसेस होती है। ठीक है, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन। तो जो कंजुगेशन की क्रिया होती है इसमें क्या है, पिलस स्ट्रक्चर जैसे निकल आते हैं बैक्टीरिया में, और उसी के द्वारा एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो कह रहा है कि ड्यूरिंग बैक्टीरियल कंजुगेशन, बैक्टीरियल कंजुगेशन के दौरान देयर इज यूजुअली, यानी क्या किसका ट्रांसफर होता है। कह रहा है कि ओनली अ पार्शियल ट्रांसफर, बहुत यानी थोड़ा सा ट्रांसफर होता है पार्शियल ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक में आनुवंशिक पदार्थ का थोड़ा सा भाग क्या होता है कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन कंजुगेंट टू अदर, एक कंजुगेंट से दूसरे कंजुगेंट में। देखिए जैसे अगर हम बात करें तो ये है, ये स्ट्रक्चर होता है पिलस स्ट्रक्चर कहलाता है, और एक दूसरा है, और जानते हैं कि एक में अगर ये इसके द्वारा क्या करता है, ये बिल्कुल कंजुगेशन ट्यूब बना देता है, कंजुगेशन ट्यूब, इसके द्वारा यह मिलकर ये पिलस स्ट्रक्चर मिल जाता है एक दूसरे से, कंजुगेशन ट्यूब, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है पार्सली इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, पार्सली ट्रांसफर होता है। तो देखिए और कोई विकल्प पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल ए ही है इसका राइट आंसर। और दूसरे पे हम बात करके क्या टाइम समाप्त करें, ऐसा नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें दोस्त, अगला प्रश्न क्या कह रहा है तो उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम 4 की बात करें दोस्त, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ बढ़ते हैं 4 नंबर में। देखिए 4 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या है कि कह रहा है कि बैक्टीरियम इज फेवर्ड इन द स्टडीज ऑन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बिकॉज, यानी कह रहा है कि मॉलिक्यूलर जो बायोलॉजी है, ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो ये फेवरेट है कौन, बैक्टीरिया का अध्ययन ही हम अध्ययन करने के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अध्ययन करने के लिए ज्यादा ज्यादा बैक्टीरिया का हम यूज करते हैं, इसको लेते हैं। तो ऐसा क्यों, ऐसा कह रहा है कि इट हैज सिंगल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया कह रहा है सिंगल क्रोमोसोम रखता है, नहीं। दूसरा कह रहा है ऑफ फास्टर मल्टीप्लिकेशन, ज्यादा तेजी से मल्टीप्लिकेशन करता है, ऐसा नहीं। इट हैज हिस्टोन फ्री डीएनए, जी बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, सी, इट हैज हिस्टोन फ्री डीएनए इसका सही उत्तर है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने।
देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि डायनोफ्लैजिलेट्स आर, डायनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं यह है आपको बताना है। कह रहा है कि रेड होते हैं कि ब्राउन होते हैं, कि रेड अथवा ब्राउन होते हैं, कि नन ऑफ दीज होते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। और ऐसे ही दमदार प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं, ठीक है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त, आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, जिससे अपना भी हौसला थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी, रेड अथवा ब्राउन, रेड अथवा ब्राउन। डाइफ्लैजिलेट कैसा, डायनोफ्लैजिलेट कैसे होते हैं, रेड अथवा ब्राउन होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इसकी तरफ अगर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, तो यहां ध्यान दीजिए। कह रहा है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पाल्मेला, यानी कह रहा है पाल्मेला का सिग्निफिकेंस क्या है, पाल्मेला का सिग्निफिकेंस क्या है आपको बताना है। तो बताइए बिल्कुल, पाल्मेला स्टेज आप समझते हैं क्या है पाल्मेला स्टेज, ठीक है। जानते हैं कि जन्म के समय में जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये शैवालों में क्या होता है कि एक चिपचिपे तरल पदार्थ से ये चारों तरफ से अपने आप को घेर लेता है, ठीक है, इसलिए। और बिल्कुल इसमें जो स्ट्रक्चर होंगे सेक्सुअली और बिल्कुल चारों तरफ से घिर जाते हैं, ठीक है, घिर जाते हैं। और बिल्कुल कैसे शुष्क अवस्था से अपना प्रोटेक्शन करने के लिए। तो कह रहा है कि पाल्मेला स्टेज का महत्व क्या है, कह रहा है कि परनेशन है, ठीक है, पेरेनेशन है, कि कह रहा है कि रिप्रोडक्शन है, कि टेम्परेरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब क्या है कि जब शुष्क वातावरण थोड़ी सी आ जाए, मतलब निर्जलीकरण होने लगे, मतलब जल की वहां पर मात्रा तनी भी न हो, ठीक है। करा स्टोरेज ऑफ डेड सब्सटेंसेस। तो इसका राइट आंसर क्या है, पाल्मेला स्टेज का सिग्निफिकेंट क्या है, वो सी इसका राइट आंसर है, टेम्पररी प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन। मतलब जब शुष्क अवस्था आने लगती है तो अपने चारों तरफ से ये क्या करता है, एक जी बिल्कुल पदार्थ के द्वारा चारों तरफ से घिर जाता है, जिसके शुष्क आवरण से अपने आप को क्या करता है, अंदर बचाता है और ये बच जाते हैं। जैसे ही अनुकूल कंडीशन आती है और वो भित्ति डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है पानी में, और फिर से ये बाहर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, जो ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो रोग होता है किसके कारण होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण, कह रहा है अल्टरनेरिया सोलेनाई के कारण, एल्बिगो कैंडिडा के कारण, कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। किसके कारण होता है ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर होगा बी, अल्टरनेरिया सोलेनाई। अल्टरनेरिया सोलेनाई इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसको भी ध्यान दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, द वॉल ऑफ द हाइफी, वॉल ऑफ हाइफी ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, यानी कवक की जो हाइफी की वॉल होती है किसकी बनी होती है, कवक की हाइफी की वॉल किसकी बनी होती है, बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बताइए। जी बिल्कुल, आप लोगों की जो तैयारी है, कुछ लोगों की तो बहुत दमदार चल रही है मेरे दोस्त, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। और जैसे ही हम देखते हैं कुछ लोगों के कमेंट, मेरा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। कह रहा है कि पेक्टिन की बनी होती है, कि काइटिन की बनी होती है, कि हेमिसेलुलोज की बनी होती है, कि सेलुलोज की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है, फंजाई के, जो फंजाई की हाइफी की वाल होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है भाई, काइटिन पढ़िए या चीटिन कहिए, लेकिन चीटिंग नहीं करिएगा, ठीक है। काइटिन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा ये एक तो प्रश्न ऐसे और बदल के दे रखा है, देखिए ये थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहा है सेल वॉल ऑफ काइटिन इज प्रेजेंट इन, किसमें काइटिन की सेल वॉल होती है, कह रहा है कि एल्गी होती है, फंजाई होता है, रिक्सिया की, इकोलाई। इसका राइट आंसर क्या है भाई, फंजाई। समझ रहे हैं, फंजाई इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया मेडिकेटेड बाय अ वायरस इज नोन एज, कह रहा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है बैक्टीरिया में, कह रहा है मेडिकेटेड बाय वायरस, यानी जो वायरस के द्वारा जेनेटिक मटेरियल चलता है। देखिए होता क्या है कि जब एक बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है, अ वायरस व्हिच इन्फेक्ट टू द बैक्टीरिया, तो क्या करता है, जा करके दूसरे जो है बैक्टीरिया में जाता है ये बैक्टीरियोफेज वायरस, और एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, बिल्कुल ट्रांसफर करता है। कह रहा है
कि क्या कहा जाता है, कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, नहीं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाता, ये तो एक प्रकार का बैक्टीरिया जो दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जाता है। कह रहा है ट्रांसडक्शन कहलाता है, जी बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कंजुगेशन है, तो ये है इसका राइट आंसर क्या है, ट्रांसडक्शन। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, ये है ट्रांसडक्शन, ठीक है, ट्रांसडक्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़े। देखिए प्रश्न नंबर 10 यहां है सामने आपके, देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि इन ब्रायोफाइट्स डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ऑकर्स इन, ब्रायोफाइटा में द्विगुणित क्रोमोसोम कहां होते हैं, किस अवस्था में होते हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है वो क्या है, अगुणित है, यानी उसकी मुख्य अवस्था कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक होती है। ब्रायोफाइटा की मुख्य अवस्था कैसी होती है, गैमेटोफाइटिक होती है, यन होती है, और इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। जानते हैं कि अगुणित से द्विगुणित, द्विगुणित से अगुणित अवस्था में। कह रहा है कि जब ये गैमेटोफाइट होता है तो इसमें कौन सी अवस्था स्पोरोफाइटिक अर्थात द्विगुणित होती है, ऐसा कह रहा है डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं ब्रायोफाइटा, कौन सी अवस्था, कह रहा है स्पोर मदर सेल होती हैं कि गैमीट न्यूक्लियाई होते हैं कि गैमीट्स होते हैं कि स्पोर्स, तो इसका राइट आंसर क्या है, स्पोर मदर सेल होता है मेरे भाई, क्या होता है, स्पोर मदर सेल होता है। और यही जो है अंतिम स्टेज होती है, इंड स्टेज होती है किस पे, किसकी, स्पोरोफाइटिक अवस्था से, स्पोरोफाइटिक अवस्था की इंड स्टेज होती है, और इसके बाद जो है बिल्कुल स्पोर मदर सेल से क्या जाते हैं, एंड्रोसाइड सेल्स जो आती हैं और वहीं से फिर डेवलप होने लगते हैं स्पोर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि हॉर्स टेल, घोड़ा वाली पूंछ, घोड़ा वाली पूंछ, घोड़ा वाली पूंछ, समझ रहे हैं, कह रहा हॉर्स टेल इज द कॉमन नेम ऑफ, किसका कॉमन नेम है, हॉर्स टेल किसका कॉमन नेम है, कह रहा सिलेजिनेला का कॉमन नेम है कि ड्रायोप्टेरिस का है कि इक्विसिटम का है कि मार्सिलिया का है। और देखिए हम आपको बता दें मेरे दोस्त कि हमने आज प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन को लिया है, प्रत्येक चैप्टर से लिया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, जैसे कल जूलॉजी में था वैसे आज बॉटनी में है। तो किसे हॉर्स टेल कहते हैं भाई, तो ये कहा जाता है इक्विसिटम को, किसको कहा जाता है, इक्विसिटम, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की हम तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिए जरा, कह रहा है अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है कि मल्टीफ्लैजिलेट मेल गैमीट अथवा स्पर्म आर फाउंड इन, यानी मल्टीफ्लैजिलेट, ठीक है, मेल गैमीट जो है मल्टीफ्लैजिलेट किसमें होता है, या स्पर्म मल्टीफ्लैजिलेट किसमें होता है, स्पर्म मल्टीफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट, मल्टीफ्लैजिलेट किसमें होता है, ऐसा कह रहा है, किसमें होता है मल्टीफ्लैजिलेट, ठीक है। कह रहा है कि फ्यूनेरियम होता है कि ड्रायोप्टेरिस में होता है कि रिक्सिया में होता है कि क्लेमाइडोमोनास में होता है, किसमें होता है मल्टीफ्लैजिलेट, मेल गैमीट अथवा स्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है ड्रायोप्टेरिस, इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है ड्रायोप्टेरिस। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, इसको देखिए, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यहां पर कि स्पर्मेटोजोइड्स ऑफ साइकस आर, साइकस का जो स्पर्मेटोजोइड्स होता है, कह रहा है कि यूनिफ्लैजिलेट होता है कि बाईफ्लैजिलेट होता है कि मल्टी फ्लैजिलेट होता है कि ए फ्लैजिलेट, या आप कह सकते हैं यूनिसिलिएट, बाईसिलिएट और मल्टीसिलिएट, ऐसा भी, ठीक है। कह रहा कैसा होता है साइकस का स्पर्मेटोजोइड्स, ठीक है। इसका फटाफट कमेंट में आप कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा भाई, इसका उत्तर क्या होगा, साइकस का स्पर्मेटोजोइड्स जो होता है वह कैसा होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मल्टी फ्लैजिलेट अथवा मल्टीसिलिएट, ठीक है, इसका सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्त, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो यहां कह रहा है 14 नंबर में, इन जिम्नोस्पर्म में द ओयूल इज नेक्ड बिकॉज, जिम्नोस्पर्म में जो ओयूल होती है वो नेक्ड होती, नग्न होती है, ऐसा क्यों, जिम्नोस्पर्म की ओयूल जो होती है वो नग्न होती है, ऐसा क्यों। देखिए आप जानते हैं कि जब भी आपने पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ा भाई, जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव गाइनोसियम पढ़ा है तो स्टिग्मा हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओवरी तो जानते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या होता है, ओयूल, क्या होता है भाई, इसके अंदर होता है ओयूल, ठीक है। तो अब ओवरी जो होती है, जब ओवरी मैच्योर होती है तो फ्रूट बनाती है, फल बनाती है, और जब ओयूल मैच्योर होती है तो ये क्या बनाती है, सीड बनाती है। तो आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म में सीड का फॉर्मेशन तो होता है, सीड तो बनता है, लेकिन इसमें फ्रूट नहीं बनता है,
फ्रूट नहीं बनता है। तो कह रहा है जिम्नोस्पर्म का ओव्यूल नग्न क्यों होता है, क्योंकि फ्रूट नहीं बनता, इसका मतलब इस पे क्या नहीं होता, ओवरी नहीं होता। तो देखिए कह रहा है इंटीग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, कह रहा है कि पेरियंथ इज एब्सेंट, ओवरी वाल इज एब्सेंट। जी बिल्कुल, ओवरी वाल इसमें नहीं होती है। क्या नहीं होती, ओवरी वाल नहीं होती। अगर ओवरी वाल होती तब तो फ्रूट ही बन जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यहां क्या कह रहा है, 15 नंबर में कह रहा है फ्रूट्स ऑफ साइकस आर, यानी साइकस का फ्रूट कैसा होता है, ऐसा कह रहा है बेरी प्रकार का होता है कि नट होता है कि कैप्सूल होता है कि नन ऑफ दीज होता है। बेरी का बेर मत तोड़ो कहीं कांटा चुभ जाएगा। मतलब गाना वाना भी पहले के गाने थोड़े से दमदार हुआ करते थे, आजकल तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, कोई भी गाना है बजा दिया चल गया, समझ रहे हैं। तो कैसा होता है भाई, इसको आप जरा बताइए कि साइकस का फ्रूट कैसा होता है। कह रहा है कि बेरी होता है, नट होता है, कैप्सूल, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भैया इसमें फल ही नहीं होता है, फ्रूट ही नहीं होता, तो इसमें प्रकार कहां से आ गया, फल ही नहीं बनता। क्यों फल नहीं बनता, क्योंकि इसमें ओवरी ही नहीं होती। क्या नहीं होती, ओवरी ही नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसकी तरफ अगर हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, तो देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में। यहां कह रहा है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन इज फाउंड इन, हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन किस में पाया जाता है। कह रहा है कुकुरबिटा में कि मेज में कि बीन में कि राइजोफोरा में। अब आप देखिए, हम आपको बता दें कि हाइपोजियल और इपीजियल दो टर्म हैं, हाइपोजियल और इपीजियल दो टर्म हैं। ठीक है, अब इपीजियल का मतलब क्या है, एक हाइपोजियल कंडीशन होती है और एक इपीजियल। देखिए एक तो होता है ये सीड है और यहां पर भी एक सीड है। ठीक है, सीड तो होता क्या है, ये मृदा है, क्या है भाई, ये मृदा है और इधर भी मृदा है। ठीक है, सॉइल, ये सॉइल है। ठीक है, मृदा ये भी क्या है, सॉइल है। अब सीड क्या करेगा, जब सीड अंकुरित हो और ये बाहर चला आए, ठीक है, कहां, मृदा से ऊपर उठ जाए, तब इसे कहते हैं इपीजियल, इपीजियल प्रकार का। ठीक है, और जब ये यहीं पर रहे, नीचे सॉइल में ही रहे और यहां से बिल्कुल अंकुरित हो, तब उसे कहते हैं हाइपोजियल। ठीक है, हाइपोजियल प्रकार का। तो हाइपोजियल किसमें होता है, अब भाई कह रहा कुकुरबिटा, कुकुरबिटा नहीं है, जब अंकुरित होता है तो दो ठो इसकी कॉटिलिडॉन्स ऊपर आ जाते हैं, समझ रहे हैं, कहां से, मृदा के ऊपर आ जाते हैं। बीन में भी, राइजोफोरा में भी। इसका राइट आंसर क्या है, मैज, मक्का, समझ रहे हैं, मक्का। मक्का जब आप जर्मिनेट होता है तो वह नीचे ही रहता है, उसका अंकुरण ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है बी, मैज अर्थात मक्का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, 16 नंबर हो गया, अभी 17 नंबर आ गया। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान दे लिया जाए। 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, देखिए भाई 17 नंबर, ये भागा जा रहा है क्या, नहीं नहीं, भागने नहीं पाएगा, ये भागने नहीं पाएगा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फिलोड व्हिच इज अ लीफ मॉडिफिकेशन मींट फॉर फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड है। कह रहा है जो फिलोड मैंने पढ़ाया था, फाइलोक्लेड, फिलोड और क्लेडोड, ठीक है, 3 बातें आपको बताया था, उसमें क्वेश्चन जरूर आता है। अगर लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर जाकर जरूर देख लीजिएगा। कह रहा है फिलोड व्हिच इज अ लीफ मॉडिफिकेशन, किसका मॉडिफिकेशन है भाई, कह रहा लीफ का मॉडिफिकेशन है, मींट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए समझा जाता है, ये पत्ती का जो रूपांतरण हो जाता है। कह रहा है किस कंडीशन में, कह रहा हाइड्रोफिटिक एडाप्टेशन के लिए कि हेलोफाइटिक एडाप्टेशन के लिए, जीरोफाइटिक एडाप्टेशन के लिए कि मीजोफाइटिक एडाप्टेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका जो राइट आंसर है वह है जीरोफाइटिक एडाप्टेशन में। ठीक है, जब शुष्क अवस्था होती है तभी ऐसा कर लेता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी का ह्रास न होने पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ सेसाइल फ्लावर, जब ज्यादा से ज्यादा संख्या होती है किसकी, सेसाइल फ्लावर्स की, सेसाइल फ्लावर की, ग्रो फ्रॉम सुप्रेस्ड राइचिस गिविंग राइज टू ग्लोबोज स्ट्रक्चर इन द इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड। तब उस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस क्या कहलाता है, अगर जो है ज्यादा से ज्यादा सेसाइल फ्लावर की हो, ग्रो फ्रॉम सुप्रेस्ड राइचिस, सुप्रेस्ड राइचिस पर ग्रो कर रहा हो, गिविंग राइज टू ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर हो, कैसी संरचना दे रहा हो, ग्लोब्यूल संरचना दे रहा हो, तो उस प्रकार का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, कह रहा है कैटकिन कहलाता है, अम्बेल कहलाता है, कैपिटेट कहलाता है, कोरिम्ब कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कैपिटेट। क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है कैपिटेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो वह क्या कह रहा है, अगला प्रश्न उसकी तरफ भी हम बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है यहां पर
कि इन्फ्लोरेसेंस ऑफ लाइकोपर्सिकान इज, देखिए लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम आप जानते हैं बोटेनिकल नेम होता है टमाटर का, ठीक है। लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम कह रहा है, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम का जो पुष्पक्रम होता है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस मींस क्या होता है, पुष्पक्रम, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द रैचिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। फ्लावर का अरेंजमेंट किस पर, रैचिस पर, फ्लावर का अरेंजमेंट ही क्या कराता है, इन्फ्लोरेसेंस। तो कह रहा है इन्फ्लोरेसेंस लाइकोपर्सिकान में कैसा होता है, कह रहा है रेसिम होता है कि हेलिक्वाइड साइमोस होता है, स्पाइक होता है कि स्कॉर्पियोइड साइम होता है, कैसा होता है। देखिए हम भी जैसे विवादित प्रश्न दिए जाते हैं भाई परीक्षा में, वैसे हम भी एक आठ विवादित लेके आते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो हम आपको बता दें, जो आप सर्च करेंगे नेट पर कहीं पर भी देखेंगे बड़ी दुविधा वाली कंडीशन आ जाती है, होना चाहिए रेसिम और कहीं कहीं दे रखा है स्कॉर्पियोइड साइम, तो आप किसे मानेंगे बताइए। रेसिम भी दे दिया है और स्कॉर्पियोइड साइम भी दे दिया है, तो एक एक्सप्रेशन आपके लिए भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं, ठीक है। 20 नंबर क्या कह रहा है भाई, इसको भी देख लिया जाए। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि लाइग्यूलेट अथवा स्ट्रैप शेप्ड, ठीक है, स्ट्रैप शेप्ड अथवा लाइग्यूलेट कोरोला इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। क्या लाइग्यूलेट और अथवा स्ट्रैप शेप्ड कोरोला, कोरोला किस आकार का, स्ट्रैप शेप्ड अथवा लाइग्यूलेट प्रकार का जो कोरोला है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कह रहा है डिस्क फ्लोरेट का है कि रे फ्लोरेट का है कि बोथ डिस्क एंड रे फ्लोरेट कि नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है रे फ्लोरेट। किसका, रे फ्लोरेट। आप जानते हैं कि रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट किसमें पाए जाते हैं, कंपोजिटी में पाए जाते हैं, सूर्यमुखी में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा एक शब्द आपके लिए कहना चाहूंगा मैं कि कभी आप निराश नहीं होइए, इसी ऊर्जा के साथ हमेशा पढ़ते रहिए और वो समय आ रही है, वो घड़ी आ गई है, समझ रहे हैं। बिल्कुल कई तो गाने भी बन गए घड़ी उड़ी पर, समझ रहे हैं, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई है, ठीक है। तो ऐसा भी आप बिल्कुल देखिए, इस समय आपको बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है और धैर्यपूर्वक आप अपनी पढ़ाई में जुटे रहिए। मैंने कहा है कि किसी सोना बाबू, बेबी मोना, पुदीना धनिया के पीछे नहीं परेशान होइए, आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिए। थोड़े से रिलेशन वाले भी गुस्सा जाएंगे लेकिन बाद में उन्हें आप बहला फुसला लेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। इस समय प्यारे दोस्त हम आपको यह कहना चाहेंगे कि इस समय थोड़ा सा धाराएं आपके प्रतिकूल भी लगेंगी और जब आपको कठिनाई लगे तो समझिए सफलता आपके नजदीक है, सफलता आपके नजदीक है। तो आप बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होइएगा, बिल्कुल डटे रहिए, जुटे रहिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है गाइनेंड्रस कंडीशन, गाइनेंड्रस कंडीशन कैन बी सीन इन, गाइनेंड्रस कंडीशन किसमें देखा जाता है। कह रहा है कि कैलोट्रोपिस में, मतलब एस्क्लेपियडिएसी का है ये, कह रहा है लुफ्फा में मतलब कुकुरबिटेसी का है ये, कह रहा धतुरा में सोलेनेसी का है धतुरा, कह रहा हिबिस्कस में मालवेसी का है। तो किसमें देखने को मिलता है गाइनेंड्रस कंडीशन, गाइनेंड्रस कंडीशन किसमें देखने को मिलता है, इसका राइट आंसर है कैलोट्रोपिस में। किसमें, कैलोट्रोपिस में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की भी हम बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि पोलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इज टर्म्ड, ठीक है। कह रहा है कि पोलन का, पराग कण का, ठीक है, पराग कण का, कह रहा पराग कण का जो ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है बिटवीन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, मतलब एक दूसरी प्रजाति पर चला जाए। अगर एक प्रजाति का पराग कण दूसरी प्रजाति के पौधे के पराग मतलब उस पे पराग कहां चला जाए, स्टिग्मा भाग पर, तब उसे टर्म क्या कहेंगे। कह रहा है जीनोगैमी कहेंगे, एलोगैमी कहेंगे कि जीटोनोगैमी कहेंगे कि ऑटोगैमी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, वैसे तो परपरागण होता है, अगर स्वपरागण एक ही पर हुआ तो स्वपरागण, दूसरे पे चला गया तो परपरागण, तो इस टर्म को क्या कहेंगे, ऐसा पूछ लिया, थोड़ा सा है क्रिटिकल ना, तो इसे कहेंगे जीनोगैमी। क्या कहेंगे भाई, इसे कहेंगे जीनोगैमी, ठीक है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है तो उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर कौन सा है, 23 नंबर का। कह रहा है कि रूमिनेट इंडोस्पर्म, देखिए आपने पढ़ा होगा सेलुलर इंडोस्पर्म, हेलोबियल और यहां पर रूमिनेट इंडोस्पर्म। कह रहा है रूमिनेट इंडोस्पर्म कॉमनली फाउंड इन द सीड ऑफ, किसके सीड में रूमिनेट इंडोस्पर्म सामान्यतः पाया जाता है, किसके सीड में रूमिनेट इंडोस्पर्म सामान्यतः पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाक से आप लोग बताइए, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल देख रहे हैं आप कि किस तरीके से थोड़े से हमने प्रश्नों को भिन्न कर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कह रहा है कि यूफॉर्बिएसी में होगा कि क्रूसीफेरी में होगा,
एनोनेसी में होगा कि कंपोजिटी में? तो इसका राइट आंसर क्या है? एनोनेसी। ठीक है, एनोनेसी में होता है। किस प्रकार का? रूमिनेट इंडोस्पर्म होता है एनोनेसी में। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, पॉलीगोनम टाइप का जो एम्ब्रियो सैक होता है कह रहा कैसा होता है? कह रहा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है कि 8 सेल्ड होता है 7 न्यूक्लिएट होता है, 7 सेल्ड 7 न्यूक्लिएट, 8 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर बहुत बार यह पूछा भी गया है, इसका राइट आंसर है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा आप लोग ये बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, या प्रैक्टिस सेट करने में थोड़ा मुझे भी जानकारी हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, समझ रहे हैं? बस ऐसे ही आपके थोड़ा सा दिए गए हौसले से मेरा भी हौसला बढ़ जाएगा। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा भाई हमेशा आपको खुश ही रहना है कि सारा जहां उसी का है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर और मस्जिद, हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का होता है, लेकिन ईश्वर तो उसी का होता है जो सर झुकाना जानता है, जो सर झुकाना जानता है। प्यारे दोस्तों, हमेशा आप लोग जो है बी पॉजिटिव रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए। यही वो समय है जब ये ऊर्जा आपको काम देगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिकार्प इज फॉर्म्ड बाय, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद कह रहा है पेरिकार्प जो होती है फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा क्या बनाती है? कह रहा है किसके द्वारा पेरिकार्प बनती है भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन? कह रहा है न्यूसिलस के बनाती है कि ओवरी वाल होती है कि आउटर इंटीग्यूमेंट होती है कि इनर इंटीग्यूमेंट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका भी आप लोग बता दीजिए क्या होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन पेरिकार्प किसके द्वारा बनती है? ओवरी वाल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बी। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 में कह रहा है कि द फ्रूट ऑफ ओपियम अर्थात पॉपी पेपेवर सोमनीफेरम। कह रहा है पेपेवर सोमनीफेरम का फ्रूट कैसा होता है? कह रहा है कि बेरी होता है, पीपो होता है कि कह रहा है कि लोक्यूलिसिडल कैप्सूल होता है कि पोरस कैप्सूल होता है? कैसा होता है पेपेवर सोमनीफेरम का जो फ्रूट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? पोरस कैप्सूल। क्या होता है भाई? पोरस कैप्सूल होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है तो अगले प्रश्न की को भी हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 27 देखिए, 27 थोड़ा सा देखिए, कह रहा है सेंसर मैकेनिज्म ऑफ फ्रूट डिस्पर्सल इज फाउंड इन, यानी जो फ्रूट डिस्पर्सल फलों के वितरण का जो सेंसर मैकेनिज्म है किसमें पाया जाता है? कह रहा है लेगुमिनेसी में होता है कि लिलिएसी में होता है, पापावरेसी में होता है कि रोजेसी में होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, सेंसर मैकेनिज्म किस में होता है? तो इसका राइट आंसर है पापावरेसी। क्या है भाई? पापावरेसी है। ठीक है, पापावरेसी कह दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 द टिपिकल फ्लोरल फार्मूला पुष्प सूत्र आप क्रूसीफेरी अथवा ब्रैसिकेसी। कह रहा है ब्रैसिकेसी अथवा क्रूसीफेरी का जो पुष्प सूत्र होता है इनमें से क्या है पुष्प सूत्र? भाई ब्रैसिकेसी अथवा क्रूसीफेरी का पुष्प सूत्र क्या है यह है आपको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल, कैलिक्स 2+2, कोरोला 4, एंड्रोसियम 4+2, गाइनोसियम 2 और सुपीरियर ओवरी। तो यहां पर देखिए नहीं, ये तो नहीं होगा भाई, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 4+2 नहीं, यहाँ 2+4 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 2+4। तो देखिए यहाँ पर क्या है जी, बिल्कुल सेम चल रहा है 2+2 4 2+4। तो ये इसका राइट आंसर क्या है? बी। इसका सही उत्तर क्या है भाई? इसका सही उत्तर है बी ही इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रश्न नंबर 29 में कह रहा है कि फीदरी मतलब हेयर स्टाइल इज प्रेजेंटेड इन। ठीक है, मतलब ये हेयर स्टाइल नहीं कि इसे चल दिया, ऐसे कर किया तेरे नाम रख करके चल दिया, समझ रहे हैं? तो वो हेयर स्टाइल नहीं, मतलब ये कह रहा है फीदरी रोएन
ढेर सारी स्टाइल पर क्या होती है, रोए युक्त संरचना होती है, इज परसिस्टेंट इन, ठीक है। तो कह रहा है किसमें, सोलेनम है कि क्लीमैटिस है कि हिबिस्कस है कि हेलियंथस है, तो इसका राइट आंसर है क्लीमैटिस। क्या है भाई, क्लीमैटिस इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला 30 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 30 देखिए, 30 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको भी देखिए। कह रहा है कि एक्टिनो स्टील इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, एक्टिनो स्टील किसका मॉडिफिकेशन है, एक्टिनो स्टील किसका मॉडिफिकेशन है, यह है आपको बताना है भाई, किसका मॉडिफिकेशन है। कह रहा है सोलेनो स्टील का है कि डिक्टियो स्टील का है कि सिफोनो स्टील का है कि प्रोटो स्टील का, तो इसका राइट आंसर है प्रोटो स्टील। क्या है भाई, प्रोटो स्टील इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि सिस्टोलिथ आर, सिस्टोलिथ है क्या है, कह रहा है क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट, क्रिस्टल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम टक्टिनेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर क्या है बताइए, सिस्टोलिथ। तो इसका राइट आंसर है क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसका सही उत्तर है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर पर पहुंचने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे बिल्कुल निराश नहीं होइए। कुछ लोग तो उबने लगते, नहीं बिल्कुल नहीं, और अगर आप थकने लगे तो समझिए कि वो सफलता आपके इर्द गिर्द है। मैं कई बार कहता हूं, ठीक है। हम आपको कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों के बल, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, किसी रथ की जरूरत नहीं होती। प्यारे दोस्तों, अपने आप पर बिल्कुल हौसले पर अपने भरोसा रखिए, अपनी ताकत पर भरोसा रखिए, वो मंजिल आपको ही मिलेगी, वो मंजिल आपके लिए ही है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि लेंटिसेल इज अ लूज मास, लेंटिसेल इज अ लूज मास ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं का एक जो समूह है लूजली अरेंज है इन कॉर्क टिश्यू मींट फॉर, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोटेक्शन, क्या कह रहा है, प्रोटेक्शन, और कह रहा है कि प्रोटेक्शन और रिस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए होता है। कह रहा है लेंटिसेल क्या होता है, लूजली जो सेल्स हो जाती हैं, कह रहा है कि रिस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसों के आदान प्रदान के लिए हो जाता है, कि एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एयर, कह रहा है कि एक्सक्लूजन ऑफ जर्म्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है रिस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 33 देखिए, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है। और थोड़े से आप लोग भाई एक बार थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए कि संख्या इतनी है लाइक कम है। हमेशा जो संख्या ज्यादा रहती है लाइक की संख्या कम रहती है, इसका मतलब कुछ लोग जो है इसमें कंजूसी करते हैं लाइक करने, भाई उसमें आपका पैसा तो देना नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं, लेकिन अपना मनोबल भी बढ़ जाता है थोड़ा सा। और बिल्कुल बताते भी रहिए थोड़ा यह सेट कैसा लग रहा है, अगर अच्छा हो तो भाई एक बार शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा संख्या और बढ़ा दीजिए, ठीक है। देखिए कह रहा है क्लोन इज यूजफुल फॉर, जो क्लोन आप बनाते हैं कि क्लोन बन जाता है एक दूसरे की एकदम सेम टू सेम हमारी तरह एक दूसरा आगे है, समझ रहे हैं। तो कह रहा है क्लोन किसके लिए यूजफुल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की स्टोरेज ऑफ फूड, कि नन ऑफ दीज, किसमें है ये क्लोन जो बनता है कुल मिला के किसके लिए यूजफुल है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ड्रग, इसमें से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक ड्रग का सोर्स नहीं है, ड्रग का स्रोत नहीं है। कह रहा है एकोनिटम नेपिलस, तो ये है। कह रहा है डालबर्गिया शिशु, हाँ पेपेवर सोमनिफेरम, यही ड्रग का स्रोत है। कैनाबिस सटाइवस यहू है, तो इसमें कौन नहीं है, डालबर्गिया शिशु, क्योंकि ये शीशम है ना, इससे ड्रग कहाँ बनेगा, ये तो इमारती लकड़ी इससे प्राप्त होती है भाई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं प्रत्येक डेली अब चलेगा 9:30 बजे से हमारी जो लाइव क्लास होने वाली है, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित होते रहेंगे, और किसी न किसी दिन तो 125 का तड़का हो जाएगा। और ऐसे ही प्रश्नों के जो संभावित प्रश्न है, बिल्कुल कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं, समझ रहे हैं, मैक्सिमम
जो संभावित हैं, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि रिपीटेडनेस नहीं आ सकता है, उसमें से भी आ सकता है। कह रहा विच लीव्स आर यूज्ड इन डायबिटीज, किसकी पत्ती डायबिटीज में यूज होती है, किसकी पत्ती डायबिटीज में यूज होती है? कह रहा है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस, कह रहा है स्ट्राइकनोस की आइपोमिया की नन ऑफ दीज, किसकी पत्ती है जो डायबिटीज में यूज होती है? तो इसका राइट आंसर है ए इसका राइट आंसर है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देख लिया जाए। 36 का क्वेश्चन नंबर देखिए, थोड़ा सा देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन, यह भी थोड़ा सा ड्रामा, मक्खियां परेशान कर लेती हैं, स्क्रीन है कभी बैठ जाती है मक्खियां तो यह भी ड्रामा करने लगता है, समझ रहे हैं, इसका भी मन होने लगता है कि हम नौटंकी कर लें। कर लो भाई, कर लो बेटा। देखिए कह रहा है डिफिशियंसी ऑफ मोलोब्डिनम कॉजेज, यानी मोलोब्डिनम की कमी के कारण क्या होता है? कह रहा है येलोइश ऑफ लीफ, पत्तियां पीली हो जाती हैं। कह रहा है कि मोटलिंग एंड नेक्रोसिस ऑफ लीफ, ठीक है, वो पीली धारी वारी होने लगती है, नेक्रोसिस होने लगता है, मोटलिंग होने लगता है। कह रहा है पुअर डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलेचर, कह रहा है कि बेंडिंग ऑफ लिप टिप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है बी, मॉडलिंग एंड नेक्रोसिस ऑफ लीफ, ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ लीफ इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 37 देखिए, 37 नंबर में कह रहा है कि NADP इज, क्या है NADP? कह रहा है कि ए कोएंजाइम, ए पार्ट ऑफ टीआरएनए, एन एंजाइम, ए पार्ट ऑफ एसआरएनए। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई? इसका सही उत्तर बिल्कुल कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट करके बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो NADP क्या है? एक कोएंजाइम है। क्या है? कोएंजाइम है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। थोड़ा सा प्रश्न और तेजी से बढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान देते हैं दोस्त। कह रहा है कि बायोलॉजिकल कैटालाइसिस आर कॉल्ड, बायोलॉजिकल कैटालाइसिस जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जैव उत्प्रेरक किसे कहा जाता है? कह रहा ऑक्सिन को कहा जाता है कि जिब्बेरेलिन को कहा जाता है कि एंजाइम्स को कहा जाता है कि ऑल द एबव? किसको कहा जाता है भाई? बायोकैटालाइसिस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? एंजाइम्स, ठीक है। किसको कहा जाता है? एंजाइम्स को कहा जाता है बायोकैटालाइसिस, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह क्या है देखिए, प्रश्न नंबर 39 आ गया। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देख लीजिए। कह रहा है 39 नंबर में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल किसको कंट्रोल नियंत्रित करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको नियंत्रित करती है? कह रहे पैसेज ऑफ वाटर एंड सम सॉल्यूट इन एंड आउट, कुछ जो विलय के कण होते हैं अंदर और बाहर जाते हैं, और पानी के रास्ता यानी सेल के अंदर और बाहर जो सेल है, कुछ कण जो विलय के कण जो बाहर जाते हैं और कुछ विलय के कण अंदर आते हैं, और पानी कह रहा इसको नियंत्रित करती है, ठीक है। क्यों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा पैसेज ऑफ वाटर ओनली, केवल जल को नियंत्रित करती है, जल के रास्ते को। कह रहा मूवमेंट्स ऑफ द सेल कंटेंट आउट ऑफ द सेल की पैसेज ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इनटू द सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका राइट आंसर है बिल्कुल पैसेज ऑफ वाटर एंड सम सॉल्यूट इन आउट एंड इन ऑफ द सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 40 नंबर का क्वेश्चन भाई कह रहा व्हेन अ सेल, जब एक कोशिका इज फुल्ली टर्जिड हो जाती है तब क्या होता है? कह रहा OP बराबर 0 हो जाता है, कि DPD बराबर OP हो जाता है, कि DPD बराबर 0 हो जाता है, कि SP बराबर TP हो जाता है, टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसके राइट ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर 0, कह रहा है कि DPD बराबर क्या हो जाता है? 0। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है DPD बराबर 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है उसको भी देख लीजिए। 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है स्टोमेटा ओपन बिकॉज, स्टोमेटा खुल जाते हैं क्योंकि, क्यों खुल जाते हैं स्टोमेटा? कह रहा है कि ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है, इंक्रीज्ड टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपोजर टू लाइट, कह रहा वैक्यूल्स इन गॉड सेल्स, ऑल ऑफ द सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर बिल्कुल बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी, इंक्रीज टर्जिडिटी ऑफ द गॉड सेल के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है इसको देखिए। 42 नंबर में कह रहा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए सक्रिय परिवहन, कह रहा कि मूव्स अ मॉलिक्यूल अगेंस्ट इट,
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, रिक्वायर अ प्रोटीन कैरियर, रिक्वायर्स अ सप्लाई ऑफ एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो सब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है मेरे भाई, सब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। देखिए 43 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए और इसका फटाक से उत्तर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए बताइए। द रेड ड्रॉप फिनोमेना इज ड्यू टू द डिसरप्शन ऑफ द फोटोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ। ठीक है, कह रहा कि पीएस फर्स्ट एंड सेकेंड कैरोटिनॉइड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बी, पीएस सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है द केमिकल फार्मूला ऑफ बैक्टीरियोक्लोरोफिल इज। बैक्टीरियोक्लोरोफिल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है, यह आपको बताना है। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, C55H70O44 mg, 557254 mg। ठीक है, यही 6 होता तो सही हो जाता, यही 6 होता। देखिए C55H74O6N4 mg। तो इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर क्या है, डी। यहां पर तो 70 है, ये तो होगा नहीं। ये कुल मिला के आप कहिए बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये किसके समतुल्य होता है, क्लोरोफिल ए के। किसके, क्लोरोफिल ए के। ठीक है, किसके समतुल्य होता है, क्लोरोफिल ए के। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45। चलते चलिए, मंजिलें आपको जरूर मिलेगी प्यारे दोस्त, आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है ना, कई लोग बड़े दिल उनके धक धक करने लगते हैं, समझ रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है। और एक किताब लेकर के बैठते हैं तो उनको लगता है नहीं ये कम हो, उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको पढ़ लेते हैं, पूरा ऐसे लगा लेते हैं चारों तरफ, बड़ा बढ़िया सजा वजा कर देखते हैं, अरे यार हम तब पढ़ रहे हैं, बहुत VIP पढ़ रहे हैं। कुछ लोग दिखाते हैं कि मतलब जैसे कोई आ गया ना कि अरे राजू भाई कहाँ हो, राजू भाई पूरा किताब सजा करके बैठ गए, अरे यार पढ़ रहे हैं यार, आज पूरी रात भर पढ़े हैं। आप दिखावा काहे करते हैं मेरे भाई, आप दिखावा नहीं, आप ऐसा पढ़िए कि दिखावा ना लगे किसी को, और जब आप पढ़ते रहिए कोई देखे तो बताइए कि नहीं हमारी अध्ययन अभी कहाँ हो रहा है, तब दिखाइए। मतलब आप ना, आपको बताना ना पड़े, आपकी सफलता शोर मचा दे और आपको बोलना ना पड़े, समझ रहे हैं। इस तरीके से आपको जुटना है, इस तरीके से लगना है। ठीक है, कह रहा है द कॉमन फेज बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है कि कॉमन फेज, सामान्य जो अवस्था होती है किसके किसके बीच, एरोबिक और एनारोबिक श्वसन के बीच की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, कह रहा ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, EMP पाथवे। ठीक है, एम्बेडेन मेयर पाथवे, पार्नस हाफ पाथवे, कह रहा EMP पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस क्रैफ साइकिल की TCA। ठीक है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, कह रहा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका सही उत्तर आप बता दीजिए। इसका राइट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस अथवा EMP पाथवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 उसको भी देख लीजिए। ये देखिए, यहां पर देखिए हम आपको बता दें, तब आप समझिए कि आप बिल्कुल सफलता के नज़दीक पहुंच गए हैं। अब सफलता आपको मिलने वाली है जब स्वप्न में भी आप परीक्षा में बैठे हों, स्वप्न में भी बड़बड़ा रहे हों कि पहले का दूसरा मेरा सही था, समझ रहे हैं। इस तरीके से जब आपकी हर एक जगह पर जो एक्टिविटी है उस जगह सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखने लगे, समझिए सफलता नज़दीक है। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर किसी को कहिए जैसे कोई पीड़ित है तो उसको और कुछ नहीं समझ में आएगा, कोई शेर भी कहेगा तो अपने पीड़ित परेशानी पर ले जाएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर शेर कहना हुआ, कह दीजिए कि एक पीड़ित है जो व्यक्ति है उसकी तबीयत नहीं सही है तो उससे शेर कहलवा दीजिए, तो ऐसा ही कुछ कहेगा मेरी समझ से, कहेगा समा रो रो कर परवाने से कह रही है, समा रो रो कर परवाने से कह रही है, अरे भाई कोई रुमाल दे दो, मेरी नाक बह रही है, मेरी नाक बह रही है। क्योंकि वो हमेशा अपने ऊपर ले जाएगा। अगर किसी ठेकेदार को कह दीजिए कि जो ठेका उका लेने वाला है, रोड का काम कराने वाला है, तो उससे कह दीजिए कि शेर बोल के दिखा दो भाई, तो हमें लगता है कुछ इस प्रकार से बोलेगा। क्या बोलेगा कि ऊपर भी खुदा है, खुदा, ऊपर भी खुदा है और नीचे भी खुदा है, ऊपर भी खुदा है नीचे भी खुदा है,
और जहां नहीं खुदा है खुदाई का काम चल रहा है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जैसे वो ठेकेदार हमेशा खुदाई नजर आती है, वो पीड़ित व्यक्ति उसको अपना परेशानी नजर आती है, उसी तरीके से आपको आपके प्रश्न दिखने चाहिए, आपके उत्तर दिखने चाहिए, आपका टारगेट दिखना चाहिए। समझ रहे हैं? हमेशा उमंग से आप भरे रहें। देखिए कर रहा है इन एन ऑर्गेनिज्म, एक जीवधारी में यूटिलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजिंग कार्बोहाइड्रेट एज इट्स सोर्स ऑफ एनर्जी एनाबॉलिकली द आरक्यू इज, ठीक है, कह रहा है लाइकली टू बी, कितना होगा, कह रहा है 0.7 होगा, 0.9 की 1.0 की इनफाइनाइट, ठीक है, कि इसका राइट आंसर क्या है, इनफाइनिटी है। ठीक है, अगला देखिए इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, 47 EMP एम्बेडेड मेयर हॉफ पाथवे, EMP इज द बायोकेमिकल पाथवे इन, ठीक है, कह रहा EMP इज द बायोकेमिकल पाथवे इन, कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में है, फोटोसिंथेसिस, नन ऑफ दीज, ग्रेफ्स चक्र, इसका राइट आंसर है ग्लाइकोलाइसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है यहां पर कि द करेक्ट सीक्वेंस इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण में करेक्ट सीक्वेंस क्या है। कह रहा है कि डीएनए से अमीनो एसिड बनता है फिर आरएनए, नहीं, डीएनए से पहले आरएनए बनता है। कह रहा है कि देखिए डीएनए से आरएनए कहां है, यही है ना बी में, तो डीएनए से आरएनए, आरएनए से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से क्या, प्रोटीन। इसका सही उत्तर क्या है भाई, इसका सही उत्तर है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 49 का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो यहां पर कह रहा है कि फ्लावरिंग इन पाइन एप्पल इज प्रोमोटेड बाई, पाइन एप्पल में जो फ्लावरिंग होती है किसके द्वारा प्रमोट किया जाता है, तो जानते हैं कि ऑक्सिन के जो है पार्ट्स के द्वारा होता है। क्या रहा, IAA3 शॉर्ट डे साइटोकाइनिन, इसका राइट आंसर है IAA। इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है IAA। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि अगला नंबर क्या कह रहा है, 50 नंबर का क्वेश्चन, तो उसको भी देख लिया जाए। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है हु फर्स्ट आइसोलेटेड द केमिकल सिग्नल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, कह रहा है कि डार्विन है, किसने जो है सबसे पहले आइसोलेट किया था, अलग किया था, बताया था कि प्रकाश का प्रभाव पड़ता है तो पौधा बेंट हो जाता है, मुड़ जाता है एक साइड में, उसमें एक विशेष प्रकार के जो है केमिकल के कारण होता है। किसने इसको उस पदार्थ को अलग किया था, कह रहा है पॉल किया था कि बॉयसन जेनसन किया था या FW वेंट, तो इसका राइट आंसर है FW वेंट, इन्होंने ही प्रयोग किया था और ऑक्सीजन की सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में बताया भी था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 51 क्या कर रहा है, इसको देखिए 51 नंबर के प्रश्न को, कह रहा है मूवमेंट इन द लीफ ऑफ द टच मी नॉट। ठीक है, अर्थात माइमोसा पीड़ का डोंट टच मी कहिए या टच मी नॉट। ठीक है, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, समझ रहे हैं, डोंट टच मी दिखाई नहीं देता। कहीं ऐसी डांट सुना है आप लोगों ने, किसी लड़की की डांट सुना है कि नहीं, तो ऐसा तो सुने होंगे बेशक, समझ रहे हैं, ऐसी कंडीशन सबके साथ हुई है, समझ रहे हैं। आज तक तो यहाँ कह देते हैं कोनो तो अभी आएंगे मार चप्पलिया देंगे, मतलब ऐसा भी सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सब लोग नहीं सुनते हैं, जो कुछ ऐसा करेंगे वही सुनेंगे, तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ देखिए, आपका दिमाग बायोलॉजी में होना चाहिए, चप्पल में नहीं, समझ रहे हैं। कह रहा है कि मूवमेंट इन द लीफ ऑफ द टच मी नॉट, यानी इसमें मूवमेंट किस प्रकार का होता है, कह रहा है कौन सी मूवमेंट होता है इस छुई मुई के पौधे में, कह रहा है फोटोनास्टी होता है कि सिस्मोनास्टी होता है कि इपिनास्टी होता है कि नेक्टिनास्टी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा बी सिस्मोनास्टी। ठीक है, क्या होगा, सिस्मोनास्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कह रहा है कि एन एंगस्ट्राम इज इक्वल टू, एक एंगस्ट्राम कितने बराबर होता है, एक एंगस्ट्राम बराबर कई सेंटीमीटर, 10 की घात ऋण 5, 10 की घात ऋण 6, 10 की घात ऋण 7, 10 की घात ऋण 8। तो इसका राइट आंसर क्या है, एक एंगस्ट्राम बराबर कई सेंटीमीटर। हम मीटर बता दें कि एक एंगस्ट्राम बराबर 10 की घात ऋण 10 मीटर होता है। अब बताइए सेंटीमीटर का ही होगा, हाँ इसका सेंटीमीटर होगा डी, मतलब 10 की घात ऋण 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इन प्लांट सेल वैक्यूल कंटेन्स, पादप कोशिका में वैक्यूल रिक्तिका क्या रखती है, कह रहा है गैस, कह रहा है वैक्यूम रखती है कि डिजोल्व मिनरल सॉल्ट, देखिए वाटर भी होता है, मिनरल सॉल्ट भी होता है, समझ रहे हैं इसमें वाटर। तो इसका राइट आंसर है क्या, सी। ठीक है, क्या इसका राइट आंसर है भाई, सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि
हेट्रोक्रोमैटिनिज, देखिए अगर आप देखते हैं कि केंद्रक है, अगर केंद्रक है डबल मेम्ब्रेनस होता है ना, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेनस, इसमें गोचू मोचू ऐसे होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम, इसमें कुछ जो है मोटा होता है और कहीं कहीं पर पतला होता है, तो ऐसे कहीं कहीं मोटा होता है ये धागे नुमा संरचना, तो जो मोटा होगा इसे कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन और जो पतला होता है इसे कहते हैं यूक्रोमैटिन। तो यहाँ कह रहा है हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, लाइट स्टैंड बॉडी क्रोमोसोम, चमकीली स्टैंड, कह रहा है डार्क स्टैंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, लाइट स्ट्रैंड पार्ट ऑफ ग्रैनम, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर जी बिल्कुल बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है डार्क स्टैंड। भाई ये डार्क ही ना है, ये कैसा है, ये डार्क ही तो है, डार्क स्टैंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का डार्क वाला भाग होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 55 देखिए, 55 नंबर में कह रहा है कि इन मियोसिस कियाज्मा फॉर्मेशन आकर एट, मतलब कियाज्मा फॉर्मेशन मियोसिस में कहां होता है, किस स्टेज में, कह रहा है पैकिटीन स्टेज में, जाइगोटीन स्टेज में, डाइकाइनेसिस स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, इसका राइट आंसर बिल्कुल बता दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। इसका सही उत्तर है डिप्लोटीन स्टेज। क्या है भाई, इसका सही उत्तर है डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कह रहा है कि ए क्रॉस बिटवीन एलिलिक एंड अनलाइक ऑर्गेनिज्म इज, मतलब एक जो है पसंद करने वाला एक ना पसंद वाला, इसके बीच में जो क्रॉस होगा वो क्या कहलाएगा। कह रहा है कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, हेट्रोसिस की हाइब्रिडाइजेशन, घोड़ा गधा का मिक्सचर बराबर खच्चर, जानते हैं घोड़ा गधा का मिक्सचर बराबर खच्चर, वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो यही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा, ए क्रॉस बिटवीन एलिक एंड अनलाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए। 57 नंबर कह रहा है इन ह्यूमन सेक्स लिंक ट्रैट इज, ठीक है, ह्यूमन सेक्स लिंक ट्रैट इज, कह रहा है कि डाउनवर्ड सिंड्रोम, की कलर ब्लाइंडनेस, की कर्ली हेयर, सिकल सेल एनीमिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई, इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। ह्यूमन सेक्स लिंक का जो कैरेक्टर्स चलता है वो क्या है, इसका राइट आंसर है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, समझ रहे हैं, वर्णांधता, ठीक है। इसका राइट आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। 58 नंबर का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिजल्ट ऑफ ए न्यूप्लॉइडी, इन्यूप्लॉइडी इन 6 क्रोमोसोम। देखिए कह रहा है कि कौन सा जो है करेक्ट इसका है, किसके लिए, एन्यूप्लॉइडी इन 6 क्रोमोसोम के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, कह रहा 22 पेयर प्लस XX फीमेल, कह रहा 22 पेयर्स प्लस XXX, नहीं एक ठो X ज्यादा ही हो गया इसमें एक ठो X ज्यादा हो गया, फीमेल वो तो ज्यादा हो गया। तो अगला कह रहा 22 पेयर प्लस XXY मेल, जी बिल्कुल, मेल में जब क्या हो एक थे और X एक्स्ट्रा हो जाता है तब क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। इसका राइट आंसर क्या है भाई, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। कह रहा है 59 नंबर में कह रहा है कि लैमार्कियन थियरी डील्स विथ, लैमार्कियन थियरी डील्स विथ, कह रहा है एक्वायर्ड कैरेक्टर की म्यूटेशन की स्ट्रगल फॉर एक्सटेंस की जर्म प्लाज्म। इसका राइट आंसर क्या है, लैमार्कियन थ्योरी डील्स विथ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर इज द राइट आंसर। अगला 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर के क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द नेचर ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन, ठीक है, यानी क्लाइमेट कम्युनिटी अल्टीमेटली किसके ऊपर निर्भर करती है, प्रकृति की, कह रहा है क्लाइमेट के ऊपर, की सॉइल ऑर्गेनिज्म के ऊपर, बेडरॉक के ऊपर, पूल ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है क्लाइमेट। इसका राइट आंसर क्या भाई, इसका राइट आंसर है क्लाइमेट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 61 नंबर देखिए 61 नंबर में क्या कह रहा है, इसको देखने से पहले हम आपको कहना चाहेंगे अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दीजिए, समझ रहे हैं। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरीके से आपको वीडियो लाता रहूंगा। और ये जो सीरीज है बिल्कुल हम आपको बता दें, बिल्कुल प्रैक्टिस सेट इतने करा देंगे, अभी समझ रहे हैं 125 प्रश्नों की जो श्रृंखला होगी, लेकिन आप में बैठने की भी तो क्षमता होनी चाहिए। थोड़ी सी गर्मी रहती है इसलिए थोड़ा सा 125 तो बहुत थोड़ा ज्यादा टाइम भी हो जाता है, समझ रहे हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है भाई, और
थोड़ा सा एनर्जेटिक कमेंट करेंगे तो मेरी भी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, देखिए कह रहा है बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ, बायोस्फीयर किसका बना होता है? कह रहा ऑर्गेनिज्म का, केवल ऑर्गेनिज्म का नहीं। कह रहा ऑर्गेनिज्म प्लस लिथोस्फीयर, ये 2 ठनी का नहीं। कह रहा ऑर्गेनिज्म प्लस लिथोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, इतने 3 ठनी का नहीं। कह रहा है ऑर्गेनिज्म, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, हाँ सब चारों समझ रहे हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डी। अगला देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 62 नंबर का क्वेश्चन, उसको भी देखते हैं। 62 नंबर में क्वेश्चन देखिए आ गया 62 नंबर, 62 कह रहा है मैंग्रोव वेजिटेशन इज फाउंड इन, मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ होता है? मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ पाया जाता है बताइए। कह रहा है कि देहरादून वैली, कुल्लू मनाली सुने होंगे, कह रहा वेस्टर्न घाट की सुंदरबन कहाँ होता है भाई? मैंग्रोव वेजिटेशन कहाँ उपस्थित होता है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल क्या होगा? इसका राइट आंसर है सुंदरबन डेल्टा। कहाँ? सुंदरबन डेल्टा इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। लेकिन आज का हमारा ये लेक्चर आपको कैसा लगा जोरदार कमेंट कर दीजिए, एक बार फिर से मजा आ जाए। और कल भी हम 125 की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हो जाए इसी तरीके से तरोताजा प्रैक्टिस सेट। तो दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।